ओके, सो ये है वो बेसिक चीजें जो हमने इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट इज रिसर्च फिलोसफीज। देन क्या है? रिसर्च डिजाइन्स एंड स्ट्रेटजीज। देन इस क्वालिटेटिव के अंदर रहते हुए हम लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव के अंदर सैंपलिंग। और आज मैं आपको बताता हूं क्वांटिटेटिव की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो बहुत लिमिटेड है। इफ आई टेल यू कि व्हेन आई रोट माय ओन PhD thesis, so my research methodology was consisted of 65 pages, जो कि एक मास्टर का फुल फ्लेज जो है वो थीसिस है, ठीक है। तो ये इतनी डिटेल्ड है कि इसमें हमें वाई का आंसर हर दफा देना है। वाई को आंसर करना है कि एग्जामिनर पूछे कि व्हाई दिस, तो उसको जो है वो, क्योंकि इटसेल्फ जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो भी व्हाई एंड हाउ का आंसर देती है। जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं और उससे कुछ चीजें पूछते हैं तो क्यों ऐसा हुआ है, क्या चीज है ये, तो इसके हवाले से क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो सैंपलिंग है और पॉपुलेशन डिसाइड करना, तो ये इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। डाटा कलेक्शन के टूल्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या होंगी, और फिर इसके एनालिसिस के तरीकाकार क्या है, उसके जो है वो टूल्स मौजूद हैं और उसकी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। ओके, सो ये जरा देख लीजिए, आपको कुछ समझ आ जाएगी वैसे। अब वो आपका LMS आएगा तो एक तरीका का तो ये कि जब LMS जो है वो आपको कोई उसका क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं तो फिर मैं ये सारी चीजें जो है वो LMS के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और दूसरा तरीका कार ये है कि आप जो है वो एक अपना ग्रुप बना लें, तो उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वो अब ये अंडर ग्रेजुएट्स की बात तो नहीं है कि वो तंग करते हैं तो वो एक CR बना दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक ग्रुप बना देते हैं, तो उसी के अंदर जैसे ये हमारा कंप्लीट होगा तो मैं आपको ये साथ में शेयर कर दूंगा रिव्यूज का। हमने ऐसे ही किया हुआ था बात की। जी। ओके, सो ये कोर्स रिसोर्सेज हैं, पावरपॉइंट स्लाइड्स जो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से जो है वो आप फर्दर जो है वो इसको कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि आर्टिकल साथ साथ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो YouTube के ऊपर रिसोर्सेज या जो एक्टिविटीज हम इसके अंदर करेंगे। कोर्स की असेसमेंट जो है वो ज्यादातर जो है वो इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हम असाइनमेंट्स या क्विज़ेस जो है वो कोई इसमें कोई बड़ा जो है वो मेजर कंपोनेंट नहीं है, जहां हम उसको शायद उस तरह से कंसीडर ना करें, शायद हम इसको इग्नोर करेंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम पैसेज ऑफ टाइम पर जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट की शक्ल में स्टार्ट करेंगे इनिशियली। This is the qualitative research. अब यहाँ पे देखें, हम हर एक वर्ड को जो है वो देखेंगे कि वो क्यों क्या मीनिंग दे रहा है। It involves a interpretive and naturalistic approach to the world. और वो क्या है? इंटरप्रेटिव तो इंटरप्रिटेशन से ही है, किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, ऐसे ही है ना। तो ये जो इसका मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम रेस्पॉन्सेज इकट्ठे करेंगे, किसी इंडिविजुअल्स की ओपिनियन या उसके एक्सपीरियंसेस क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो फिर हम उनको उनके पर्सपेक्टिव में क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे इन ऑर्डर टू टेल द अदर्स के एक्चुअल में इस इंडिविजुअल के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो दूसरे लोगों को पता लगे जो एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो उन इंडिविजुअल के जाती एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है उसका क्या होगा, इंडिपेंडेंट रोल होगा। सो रिसर्चर की जो है वो जो मैंने शुरू में बात की कि इंट्यूशन या उसका जो अपनी ओपिनियन है या अपना थॉट है या बायसनेस है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। दूसरी चीज है कि ये नेचुरलिस्टिक अप्रोच टू द वर्ल्ड। तो नेचुरलिस्टिक का क्या मतलब है, इसके अंदर कंट्रोल नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल में हो रहा है, लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि
किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप जाते हैं और किसी देखना चाहते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट के अंदर का एनवायरनमेंट है एक लेबर के लिए या वर्कर के लिए, तो क्या वो उनके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो क्या कैसे पता चलेगा? वन थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पे आऊं और आप लोगों के साथ जो है वो मिलजुल जाऊं या आपका हिस्सा बन जाऊं एज अ लेबरर, तो मैं उसको ऑब्जर्व करूं। आपने एक वर्ड सुना होगा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी, तो एथनोग्राफी यही है कि मैं एक्चुअल में जिस चीज के बारे में राय लेना चाह रहा हूं, जिस चीज को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं, उसके अंदर मैं उसका पार्ट बन जाऊं, उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का मेंबर बन जाऊं और वो जो एक्शंस कर रहे हैं वो भी मैं करूं और साथ में उनको ऑब्जर्व भी करूं और खुद भी उसको एक्सपीरियंस करूं। और नेचुरलिस्टिक के अंदर इसका मतलब यह है कि कोई किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आप डायरेक्टली, ये तो खुद ऑब्जर्वेशन की बात की है, या फिर यह है कि वहीं पे जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनसे पूछेंगे एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या ये एनवायरनमेंट उनके लिए सही है या नहीं है। तो उनकी एक्सपीरियंसेस जो है वो आप लेके फिर इंटरप्रेट करेंगे और उसकी फाइंडिंग को उस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी जनरलाइज कर सकती है और पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी जनरलाइज उसके लिए किया जा सकता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो एम्प्लॉइज को या लेबर के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। It studied things in natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of meaning people bring to them. कि मेरी नजर में इस मोबाइल का बेनिफिट क्या है, आपकी नजर में इसका मोबाइल का बेनिफिट क्या होगा, डिफरेंट होगा, आपकी नजर में ये डिफरेंट होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो हम मीनिंग देते हैं किसी भी एक्शंस को या किसी चीज को अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस के साथ या अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, तो एक्चुअल में उसको ही हम क्या करते हैं, उसको हम फाइंड करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं ताकि दूसरे भी इसको समझे। आपने देखा है कि अक्सर, अब पहले जब लोग बहुत ज्यादा शायद नॉलेजेबल नहीं थे तो एक स्टेटमेंट देते थे, दैट वाज जनरलाइज्ड स्टेटमेंट किसी चीज के बारे में भी, और वो ये नहीं कहते थे। अब आपने सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी ओपिनियन ये है, ये कहते हैं ना, ये मेरी राय है, आप कुछ और सोच रहे होंगे। इसीलिए आमतौर पर क्वालिटेटिव रिसर्च की जनरलाइजेबिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है कि मेरा कॉन्टेक्स्ट, मैंने 20 लोगों से इंटरव्यूज किए, 20 लोगों की ऑब्जर्वेशन या उनको ऑब्जर्व किया या उनसे खुद से जो है वो मैंने उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो लिए हैं, और उसके बाद जो है वो मैंने देखा है कि ये कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, कुछ चीजें कॉमन है और कुछ डिफरेंट है। ओके अच्छा, ये डेफिनेशन देखिए, ये किसने दी है, क्वालिटेटिव रिसर्च के जो गुरु हैं डेनिसन एंड लिंकन। अच्छा, ये विजिबल तो है, रीडेबल है सबको, ओके। सो डेफिनेशन का अगर हम देखें तो हमने कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च है जो कि इंटरप्रेटिव या नेचुरलिस्टिक अप्रोच है, हम उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं और ये एक अम्ब्रेला टर्म हमने यूज किया है, लेकिन इसके अंदर फिर मल्टीपल मेथड्स हैं, डिजाइन्स हैं जिनको हम एक्चुअली कंडक्ट करते हैं, इसलिए ताकि हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और सोशल फिनोमेना या उस प्रॉब्लम को क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें ये क्या है। और उसमें आपको कुछ नजर आ रहे हैं, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स एंड एथनोग्राफीज। अब इंटरव्यूज क्या है कि इंडिविजुअल पर्सन से सेपरेटली उनसे राय लेना, ऐसा है कि नहीं है। जबकि फोकस ग्रुप में क्या है कि आप तीनों को मैंने इकट्ठे बिठा लिया, मैं मॉडरेटर बन गया और मैंने आपसे क्वेश्चंस किए और मैंने आपको गाइड किया, लीड किया, और उसके बाद फिर आपकी ओपिनियन आना शुरू होगी और फिर उसमें ये होगा कि आप तीनों में से दो लोग किसी एक बात पे एग्री होंगे तो कोई एक एग्री नहीं हो रहा होगा, ऐसा है कि नहीं है। और इसी वजह से मेरे पास जो आपके रिमार्क्स आएंगे कि ये बात वो कॉमन है जो सब कह रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो थ्योरीज बनती हैं वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही बनती है। आप सब लोगों को ये बात मालूम है या नहीं? इससे पहले जो दुनिया के अंदर थ्योरीज डेवलप होती हैं वो एक्चुअल में क्वालिटेटिव रिसर्च से होती हैं, और जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं दैट इज अ कि आपकी जो थ्योरी है उसको टेस्ट करते हैं हम कि
कि आपने अपना एक्सपीरियंस दिया, मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के ऊपर। वो सोशल इशू हो सकता है, वो किसी का पर्सनल इशू हो सकता है, वो ग्लोबल इशू हो सकता है, वो रीजनल इशू होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि उसके अंदर हम 4 लोग हैं और चारों के ओपिनियन जो है वो उस प्रॉब्लम के हवाले से कुछ चीजें कॉमन है और कुछ क्या है उससे डिफरेंट है। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो कॉमन है और ऑलरेडी भी अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर हम कहते हैं कि ये तो बात ठीक है, ये तो नॉन चीजें हैं जो पहले भी मौजूद है लिटरेचर के अंदर कहीं ना कहीं। लेकिन जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको हम थ्योरी की शक्ल देते हैं। जो एस्पेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अननोन होंगे और पहली दफा पता चले हैं, इसका हम कहते हैं कि वो क्या है, बिल्कुल न्यू चीज। और इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्सप्लोरेशन है। और यहीं से रिफाइन होती है थ्योरी, और जब थ्योरी बनती है तो उसका फिर फेज होता है कि उसको टेस्ट किया जाता है थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्चर उसको ऑब्जेक्टिव बेस के ऊपर, ऑब्जेक्टिव बेस के आपने देखा है कि मीनिंग्स जो है, जो इंडिविजुअल्स की जो मीनिंग है किसी चीज के बारे में या उसका एक्सपीरियंस वो अपना शेयर करता है, उन एक्सपीरियंसेस को हम क्या कर देते हैं, उसको क्वांटिफाई कर देते हैं। अक्सर आपने देखा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको हम इंडिविजुअल को क्या कर दिया है, उसको हमने बाउंड्री लगा दी है कि भाई ये क्वेश्चन है और इसकी ये 4 या 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है, यस और नो है, एग्री है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली एग्री, ऐसा नहीं, वो स्केल जो है बना दी। अब हमने उसको एक तो उससे पूछा है कि उसकी राय क्या है, और हमने उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, क्लोज एंडेड और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसको क्या कर दिया है, उसे बता दिया। अब उसे जब पूछा है तो उसे कहा कि भाई ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप जो भी देंगे हम उसको क्वांटिफाई करके तो इसको टेस्ट कर देंगे। इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस है। लेकिन किसी इंडिविजुअल से उसके साथ बैठ के पूछना उससे, तो वो चीजें शायद थोड़ी डिफरेंट होगी। अभी आपको मालूम है कि जो तीसरी अप्रोच आप लोगों ने अभी बताया भी है मुझे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड। तो जो मिक्स मेथड है वो क्या है कि क्वाली पहले कर लो और उसको एज अ कंफर्मेटरी स्टडी करो क्वांटिटेटिव को, कि मैंने आपसे इंटरव्यू किया, आपसे इंटरव्यू किया, आपसे इंटरव्यू किया और आप लोगों के रिस्पांस रख लिए, उससे थीम जनरेट कर लिए। अब मैंने दूसरी क्लास बीएडी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर चला गया या थर्ड सेमेस्टर के अंदर चला गया, वहां पे भी 3 लोग थे और उनसे मैंने क्वेश्चन फिल करवा के क्या किया है, रिस्पांस ले लिया। अब मैं मैच करूंगा कि जो आप कह रहे थे और जो उनके क्वेश्चन के थ्रू रिस्पांस है क्या वो सेम है या नहीं। समझ रहे बात? इसे हम कहते हैं कि ये कंफर्मेटरी स्टडी और इसी को हम मिक्स मेथड करते हैं। कभी हम क्वांटिटेटिव पहले कर लेते हैं और क्वालिटेटिव बाद में करते हैं, ये नहीं। रिस्पांसेस ऑनलाइन हमने कलेक्ट कर लिए, अब जो एक्सपर्ट हैं या जो रेलेवेंट पर्सन है उसको हम कॉल करके तो उसे इंटरव्यू करके तो हम देखते हैं कि जो पहले रिस्पांसेस आए हैं वो सही है यानी उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर भी क्या है कि हम इंटरव्यू करते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं और एथनोग्राफी, जैसे शुरू में बताया कि इसके अंदर अगर रिसर्चर खुद से इन्वॉल्व हो जाए किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, उस सोसाइटी का, उस ग्रुप का हिस्सा बन जाए जिसको वो ऑब्जर्व करना चाहता है। दूसरा, इट इज ऑफन बेस्ड ऑन नॉन न्यूमेरिकल यानी वर्ड्स, इमेजेस और ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब है कि हमने क्या कहा कि जो आपने बोला, जो आपने बोला, जो आपने बोला, जो आपने बताया अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस, जो आपने अपने इमोशंस या फीलिंग्स किसी चीज के हवाले से क्या किए, मेरे साथ शेयर किए हैं। अब उससे मैंने मीनिंग क्या किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं। लेकिन जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर क्या करते हैं हम, क्वांटिटेटिव के अंदर उन मीनिंग को हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। वो जो इंडिविजुअल्स अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, उनको न्यूमेरिक डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो नॉट नेसेसरली अपोजिट टू क्वांटिटेटिव मेथड्स। अभी बताया था शुरू में कि ये क्या है, कंप्लीमेंट्री है, एक की सक्सेस दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, ऐसा कि नहीं है। सो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, कुछ जब मैं खुद पीएचडी कर रहा था तो मैंने भी क्वालिटेटिव रिसर्च, अच्छा 2 चीजें होती है, एक होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर पीएचडी करना और एक ये कि मैंने अपने थीसिस के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज किया है। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। तो जो कि मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च अप्लाई की है तो वहां पे ये होता था कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते थे वो आपस में डिबेट करते थे। क्वांटिटेटिव वाले कहते थे कि हमारी रिसर्च बहुत जबरदस्त है
और हम कहते थे कि नहीं हमारी रिसर्च है, तुम लोगों की तो रिसर्च ही कोई नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ जिससे आपने रिस्पांस लिया है वो पता नहीं नॉलेजेबल था नहीं था, पता भी आपको नहीं है, आपने ऑनलाइन भेज दिया है, किसी और ने फिल कर दिया है, तो तुम तो मजाक करते हो हमारे साथ और आवाम के साथ। तो हम ये कहते थे कि हमारा क्या है कि यही तो ओरिजिनल रिसर्च है कि हम लोगों से जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस उनसे लेते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और बाकी दुनिया को ये बात बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम कहते थे कि नहीं ये बिल्कुल दो चीजें एक दूसरे की डिफरेंट है। अब जब मिक्स मेथड आया तो इसका मतलब है कि वो उससे पता चला कि नहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए दूसरी रिसर्च उतनी ही अहमियत के। हम लोग कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जिसके लिए एक्सप्लोरेशन करना जरूरी नहीं होता, जिस तरीके से रेपिटेटिवली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं जबकि पूरी दुनिया के अंदर ये काम हो चुका है, आपके सेक्टर्स के अंदर हो चुका है, आप फिर उसे रिपीट करना चाह रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको किसी इंडिविजुअल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप डाटा लें और उसको ही उसका ट्रेंड चेक करने के पहले क्या था और अब क्या है, उसमें डिटेल में तब जाते हैं कि जब कोई चीज के बारे में एम्बिग्युइटी या अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हो और या तो थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हो या बिल्कुल आपको कुछ पता ना हो। जैसे कहते हैं ना कि या तो लिटिल नोन हो या बिल्कुल अननोन फिनोमेना हो, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप कोशिश करते हैं। देखिए आपको सीजीपीए का तो सबको मालूम है, ये तो सबको मालूम है ना, और आपको ये भी बात मालूम है कि सीजीपीए को मेजर करने के लिए मिड टर्म के मार्क्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा है ना कि नहीं है? फाइनल टर्म के मार्क्स भी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्विजेस भी कंट्रीब्यूट करती हैं, असाइनमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करती है, ऐसे ही क्लास पार्टिसिपेशन भी कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या जो शार्प माइंडेड स्टूडेंट हैं उनका सीजीपीए ज्यादा होता है या कम होता है, क्या हमारी सीजीपीए के अंदर ये बाजार कहीं लिखा हुआ है या कोई कंपोनेंट है सीजीपीए को मेजर करने का? नहीं है। लेकिन अगर हम ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं या बल्कि मैं इसको इस तरह कहूं कि वो स्टूडेंट्स क्या जो स्टूडेंट्स की फिजिकल एक्टिविटी है, जिस तरह स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनकी सीजीपीए को अफेक्ट करती है या नहीं करती? अब ये क्या है, इसका हो सकता है कि आप में से कोई इसके बारे में उसे पता भी नहीं कोई ये क्या बात है, जबकि आपके मिड टर्म के अंदर, फाइनल टर्म के अंदर, असाइनमेंट्स और क्विजेस के अंदर तो उसका रोल ही कोई नहीं है। कोई गेम खेल रहा है तो आपके माइंड में, कुछ के माइंड में आएगा कि वो टाइम वेस्ट करता है और वो स्टडीज के ऊपर टाइम दे देगा तो उसका सीजीपीए क्या होगा, कम होगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जितनी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उतना शार्प माइंडेड होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो बस एक रात तैयारी करता हूं तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता हूं। ये बात सही है? इसका मतलब है कि उसकी वो को-करिकुलर एक्टिविटीज उसकी सीजीपीए को क्या कर रही हैं, इंप्रूव या एनहांस कर रही हैं। ऐसी चीजें जो है उनको हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है कि ये वाकई मैटर करता है या नहीं करता। तो जो आमतौर के ऊपर हम जिसको हम मिथ कहते हैं, इनफैक्ट वो जो मिथ है वो कहां से आती है? लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और अगर वही एक्सपीरियंस किसी और के साथ भी, मल्टीपल लोगों के साथ अराउंड द ग्लोब अगर वही सेम चीज हो रही हो, सब लोग, हम कहते हैं कि ये तो कॉमन है, ऐसे है ना, और बस हम कहते हैं ये मिथ बन गई है इसकी। इसका अदरवाइज तो ये मतलब नहीं है, कैसा मतलब है कि किसी ने एक्सपीरियंस किया, उसने किसी और के साथ शेयर किया और फिर जिसके साथ शेयर किया उसने कहा अच्छा मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया, और फिर मल्टीपल लोगों तक जब तक वो बात जाती गई है तो वो सब ने कहा कि अच्छा ये बात तो कॉमन है। इसका मतलब है कि ये रियलिटी है और वो एग्जिस्ट करती है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे रिसर्च फिलॉसफीज के अंदर कि ये रियलिटी क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग, हाउ इज इट कम टू हैपनिंग दिस वे एंड व्हेन डिड इट हैपन। इसका मतलब है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पर अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्चर से पूछें तो उनको सिर्फ इस चीज का पता है, ठीक है। आपने भी रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे डिफरेंट, ऐसे ही है ना, तो वहां लिखा होता है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस, डज फलाना इन्फ्लुएंस दिस, यही क्वेश्चन होता है कि नहीं होता, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा होता कि ये इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसा ही नहीं है। सो इसीलिए यहां पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं और साथ में ये भी पूछते हैं। इसीलिए आगे मैं जाके वीडियो टाइप्स बताऊंगा, उसके अंदर आपको नजर आएगा कि एक्चुअल में
एक्सप्लोरेशन के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन यूज होते हैं? क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च हमने क्या है कि बाकी इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस उनसे जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं और फिर उनको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। लेकिन क्या सिर्फ उसके बारे में ये जानना कि एहतशाम, राइट? हाँ, एहतशाम जो है वो क्या जॉब करता है, किस टाइम यूनिवर्सिटी अपना ऑफिस जाता है, किस टाइम वापस आता है, लेकिन क्यों जाता है ये? ऐसे ही नहीं है। या मैं इसकी फीचर में ये डिस्क्राइब कर दूं, अच्छा क्योंकि इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट ये मिलिट्री में है, ये रोजाना इस टाइम पे जाता है, इस टाइम पे वापस आता है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों जाता है, क्या करने जाता है, इसके जाने की मोटिवेशन क्या है? सेंस बनती है कि नहीं बनती? तो इसीलिए ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हमें हाउ एंड व्हाई का जो है वो सेंस देते हैं। ये कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च की एवोल्यूशन से लेकर अब तक हुआ है। तो क्या क्या हुआ है, अब इसमें आप लोग जरा इसको नोट डाउन कीजिए कि आपको जब ये स्लाइड में शेयर करूंगा तो आपने इसकी एक छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है 3 to 4 लाइंस की, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट, वो आप नेक्स्ट क्लास में लेके आइएगा और फिर आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्या चीज है। मैंने हालांकि इसके अंदर हिंट जो है वो दिए हुए हैं, इसके अंदर हिंट जो है वो थोड़े से मैंने दे दिए हुए हैं ताकि आप कुछ ना कुछ इससे समझ पाए। लेकिन जो मेजर कुछ है जो आमतौर पर समझ आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझ आ रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे आप लोगों को। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर है। तो जब मैं किसी ये कहता हूँ कि मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च में थीसिस किया है तो सुनने वाले लोग कहते हैं अच्छा। इवन अभी मैं जब यहाँ पे शायद मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पे पीएचडी का स्टूडेंट था, तो मैं कैंडिडेट था, तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च का के ऊपर वो काम कर रहा था। तो मैंने बहुत सारे से क्वेश्चन किए। तो बाद में मुझे ये सब कहते हैं कि साहब आप क्वालिटेटिव हैं क्या? मैंने कहा जी। तो कहते हैं आप तो फाइनेंस एंड बैंकिंग में नहीं है। यस, तो फिर उसमें क्वालिटेटिव मेथड यूज नहीं कर सकती है। तो इसीलिए अब जो मैंने अभी एग्जांपल दी है वो ये है कि अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च को कहाँ यूज किया जा रहा है, जबकि पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल अप्रोच क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज करने की क्या थी? डिस्क्रिप्टिव एंड एथनोग्राफी, कि मैं किसी के बारे में जानूं कि वो क्या है और फिर उसको जानने के लिए मैं खुद क्या करूं, उसका हिस्सा बनूं उस ऑब्जर्वेशन का, ठीक है? और किस चीज के हवाले से? इंडिविजुअल्स के सोशल बिहेवियर्स के हिसाब से कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो कैसी कम्युनिटी है, कैसे उठते बैठते हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, और उनके कल्चर को समझने की जरूरत है। उनके हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करते थे? क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते थे। यानी लिमिटेड थी किस तक? सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन तक। उनका कल्चर क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करते थे? उनकी या तो खुद स्टोरी सुनते थे या फिर उनसे क्या करते थे? खुद उसका हिस्सा बन के तो उनको ऑब्जर्व करते थे। लेकिन सिर्फ किस चीज के हवाले से? सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और हिस्ट्री को समझने के लिए। लेकिन उसके बाद मॉडर्न एज या गोल्डन एज के अंदर क्या है, जो भी मैं आपको ग्राउंडेड थ्योरी कह रहा था, कि अब इससे थ्योरीज डेवलप हुई। और वो थ्योरीज जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? डिफरेंट है। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी सोच बाकियों से डिफरेंट है। हर एक का जो फीलिंग्स है या इमोशंस है किसी चीज के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस है वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं कि इसीलिए मैंने जैसे शुरू में कहा कि इसकी जनरलाइजेबिलिटी का बहुत इशू होता है, क्योंकि हम वो जितने लोगों से डाटा लेते हैं उसी तरह के कुछ लोगों के ऊपर उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केस स्टडीज होती हैं, तो केस स्टडी क्यों होती है, या किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर हम केस स्टडी क्यों करते हैं? अब उसकी जो फाइंडिंग होगी वो भी सिर्फ पर्टिकुलरली उसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, उसी इंडिविजुअल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। हाँ, अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर कर रहे हैं तो फिर उसकी फाइंडिंग्स भी उसी के साथ रिलेट करनी होगी, या पर्टिकुलरली फिर उस नेचर से जो कोई 90-95% मुशाबिहत करते हैं तो फिर उनके ऊपर भी अप्लाई हो रही होगी। सर इसमें ये कोई
प्री डिफाइंड फिर हो जाता है कि जी किस में आप क्वालिटेटिव कर सकते हैं या वही होगी, या किसी सर्टेन रिसर्च में कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव ही हो सकती है। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? डिसिप्लिन में जैसे आप मार्केटिंग की हैं या आप फाइनेंस के हैं, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वांटिटेटिव हमें रिसर्च करनी है या क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है? मैं आपको अपना टॉपिक बताता हूँ, उससे शायद आपको समझ आ जाए। आपको तो जरूर समझ आना चाहिए। जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में पीएचडी किया, समझ गए? तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जब मैंने पीएचडी किया, तो इसका मतलब है कि मैंने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स तो पहले भी दुनिया में यूज हो रहा है, कई डिकेड्स से यूज हो रहा है। तो फिर मैंने क्यों क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें किया? रिसर्च डिजाइन मैंने या रिसर्च अप्रोच जो है वो क्वालिटेटिव क्यों रखी है? कोई तो ऐसी चीज होगी जो अननोन होगी या लिटिल नोन होगी और उसको और समझने की कोशिश की है, और वो ये थी कि पूरी दुनिया के अंदर या डेवलप्ड नेशंस के अंदर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूज नहीं हो रहे, जिनकी कन्वेंशनल फाइनेंस के अंदर इंपॉर्टेंस है। इसलिए क्योंकि जब लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं होती तो आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके पास पैसे नहीं है, आपने किसी को जो है वो या अपने रिस्क को कम करने के लिए आपने किसी के साथ 3 महीने के बाद या 6 महीने का एग्रीमेंट कर लिया। जैसे अगर आपके फ्लोर मिल रहा है और आपके पास इस वक्त पैसे नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि जब क्रॉप जो है वो होगी, क्या उसे कहते हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, तो वीट की प्राइस जो है वो शायद बढ़ जाए, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और आपकी ये स्पेकुलेशन की बढ़ जाएगी और फिर अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं फॉरवर्ड से 2 महीने के बाद का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं किसी प्राइस के। एक मेरा रिस्क भी उससे कवर हो गया, और वो जो लिक्विडिटी मुझे उस वक्त के लिए अभी मैं एडवांस तो नहीं दे सकता, लेकिन उसको मैंने क्या किया, अपने आप को उसके साथ बाइंड कर दिया, तय कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है? तो अब इस वजह से हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन क्या बनता है? क्यों? हाँ, क्यों? और आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे? इसका मतलब ये है कि वो मुझे एक्सप्लोर करना था, वो मैंने किया। तो आप इसमें देखिए कि उसकी जो लिमिटेशन है कि क्वांटिटेटिव के रेस्पोंडेंट्स का ऑनलाइन जो है वो फीडबैक आपने मार्केटिंग में लेना है, सेटिस्फेक्शन लेनी है कस्टमर्स वगैरह की। इसका मतलब है कि वो तो आप उनको ऑनलाइन फॉर्म दे देते हैं या फीडबैक फॉर्म दे देते हैं और वो फिल कर देता है, ऐसा कि नहीं है? तो ये लिमिटेशन किसी भी रिसर्च की ये नहीं है कि फलां डिसिप्लिन के ऊपर या सब डिसिप्लिन के ऊपर अप्लाई होगी या फलां स्पेशलाइजेशन के ऊपर अप्लाई होगा और फलां के लिए, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं, ठीक है? जिस तरह देखें, अगर एक टॉपिक है तो वर्चुअल रियलिटी, उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर या एंजाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है? अब अगर हम चारों में से कोई भी इसको नहीं जानता या हमारा मेजॉरिटी मास्टर इसको नहीं जानता, हमारे यहाँ इसकी स्टडीज नहीं है और हम इसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन, किस तरीके से ये अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। इसका मतलब है कि ये क्या है, अनएक्सप्लोर्ड है या बहुत लिटिल नोन है, बस ये पता है कि ये इंपैक्ट करता है, लेकिन बाकी उसकी डिटेल नहीं पता, कैसे करता है, क्यों करता है ये। इसका मतलब है कि इन दोनों का आंसर लेने के लिए हमें क्या करना है? क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, अगर कि वो टॉपिक किस चीज का है, ये डोमेन जो है वो मार्केटिंग की है, या वो डोमेन किस चीज की है, फाइनेंस की है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो ये सिर्फ उसके अंदर सोशियोलॉजी के अंदर या एंथ्रोपोलॉजी के अंदर यूज होती थी, या साइकोलॉजी के अंदर बाद में जो है वो यूज होना शुरू हुई, जो कि ये सारे अगर आप एस्पेक्ट देखें तो ये क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड है ना, ऐसे ही है ना? तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या जो सोशियोलॉजिस्ट थे एक्चुअली, उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो की है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड थिनर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है? 1970 के बाद 1986 तक इस पीरियड को कहते हैं कि ये ब्लड थिनर्स है, और इसका मतलब है कि अब हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है, मर्ज कर दिया है, उसको ब्लेंड कर दिया है। और हमें ये लगा कि अगर हमें एक तरफ से जो पिक्चर आ रही है और दूसरी तरफ से भी पिक्चर आ रही है, तो हम इसको किसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये इनके अंदर कितने हद तक एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंक है, इंटरेक्शन है, कनेक्शन है या नहीं है, उसको वेरीफाई हम कर सकते हैं।
द क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1986 से 90 इश्यूज ऑफ वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी। अब क्वेश्चन आ गया कि क्वालिटेटिव रिसर्च तो करते हैं आमतौर के ऊपर, जब हम किसी का वाइवा ले रहे होते हैं पीएचडी के स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, तो उसमें हम ये पूछते हैं कि भाई आपने जो क्वालिटेटिव रिसर्च की है, क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो आपको पता है कि क्वांटिटेटिव के अंदर जो है वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट की और डाटा की करते हैं ना, कि जो मैं क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन सही थे या नहीं थे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिस्पांस मुझे मिला या नहीं मिला, ऐसे ही है ना, तो उसको हम चेक करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम इसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी चेक नहीं करते। सिर्फ एक चीज की चेक करते हैं कि जब आप इंटरव्यू, अच्छा क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जब आपने डाटा कलेक्ट करना होता है तो आप क्वेश्चनियर, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में आप बनाते हैं। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इंटरव्यू प्रोटोकॉल बनाते हैं। आपने देखा है कि जब भी किसी इंडिविजुअल के, किसी पर्सनैलिटी से इंटरव्यू किया जा रहा होता है तो इंटरव्यूअर जो है उसके पास एक लिस्ट होती है, वो उसी से देख के क्वेश्चन कर रहा होता है, करके उसके अंदर वो उसको कन्वर्ज कर रहा होता है कुछ चीजों को, और जैसे जैसे बात आती है तो उसके अंदर जो है वो खुद भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो वो जो क्वेश्चन उसने लिखे होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरव्यू प्रोटोकॉल है। लेकिन मेरे और आप जैसे एक लेमैन अगर करेगा तो फिर उसके लिए ये जरूरी होगा कि मुझे किसी इस फील्ड के एक्सपर्ट से उस क्वेश्चन को एक दो दफा रीड करवाना चाहिए, दो चार लोगों से पूछना चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सही क्वेश्चन है या नहीं है, यानी क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन सही होनी चाहिए। बाकी जब डाटा आ जाएगा तो फिर उसकी नहीं है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि जिस इंडिविजुअल से मैंने रिस्पांस लेना है उसकी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, उसके अपने जाती एक्सपीरियंसेस वो मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो उसमें और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या रह जाएगी, ऐसा कि नहीं है। मतलब ये कि मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई आपके जो है, जो डिपार्टमेंट है इनफैक्ट उसके हवाले से पूछ रहा हूं, तो यकीनन आप उसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व भी करते हैं और उसका हिस्सा भी, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो मैं आपकी बात को और वैलिडेट करने के लिए क्या करूंगा, और फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जब भी हम कोई इंटरव्यूई सिलेक्ट करते हैं तो उसको इस सेंस में करते हैं कि पर्टिकुलरली ये रेलेवेंट पर्सन है या नहीं है, सही समझ कि नहीं। अगर रेलेवेंट पर्सन नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है, एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड नहीं है, तो फिर हम उसे कंसीडर अगर नहीं कर रहे तो हम रिसर्च ही गलत कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फैक्ट्री के एनवायरनमेंट के अंदर लेबर से इंटरव्यू नहीं लिया, जनरल मैनेजर से जाके लिया, तो क्या जनरल मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन के उस वर्किंग आवर्स के दरमियान में क्या उस रूम के अंदर या उस हॉल के अंदर मौजूद होता है? नहीं होता ना। तो क्या उसका रिस्पांस और लेबर का रिस्पांस सेम होगा? तो उससे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई होगा कि इसके एनवायरनमेंट के लिए ये देखने के लिए या उसके सेफ्टी की चीजें देखने के लिए तो वहां पे मौजूद लोगों की ऑब्जर्वेशन सही होगी, ना कि थर्ड पर्सन की। जब आप बताएंगे कि मैंने इंटरव्यूज किससे लिए, जनरल मैनेजर से लिए, और उसका अफेक्टी कौन है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो उस रूम के अंदर काम करता है। जैसा मतलब है कि आपने सही पर्सन जो है वो सिलेक्ट नहीं किया अपना एज इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसके अंदर रिगार्डिंग पावर, बायस और सब्जेक्टिविटी, इसका मतलब है कि आप अपनी बायस और इंट्यूशन इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। आपको एज अ रिसर्चर अपने आप को इसके ऊपर अकाउंटेबल करना है, और इस सेंस में अकाउंटेबल करना है। अच्छा, दो चीजें होती है, एक होता है कि मैं अपनी बायस या इंट्यूशन यूज नहीं कर सकता, वन थिंग, लेकिन इसके साथ में एक बहुत ही एसोसिएटेड थिंग है, वो ये कि मुझे उस फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं CFO से फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के हवाले से, मुझे कुछ भी पता नहीं है, बस मैंने वो प्रोटोकॉल के क्वेश्चन देख के पूछ रहा हूं, तो फिर मैं क्या उसके वर्ड्स को इंटरप्रेट करूंगा? ऐसे है ना। हम देखेंगे जब हम इंटरव्यू कर लेते हैं तो उस इंटरव्यू के बाद हम उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको लिखते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो बात कर रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। अगर वही ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैं किसी और को कहूं कि आप इसमें से थीम्स आइडेंटिफाई करोगे, तो उसे क्या पता है? पता किसको है? जिसका फील्ड था उसी को ही पता है कि एक्चुअल में इस लाइन में जिसने बात की, एक्चुअल में इसमें ये इंपॉर्टेंट बात की जो मेरा पर्पस, ऑब्जेक्टिव मीट कर रही है। ये बात जो है वो जिसने की है वो तो वैसे सपोर्टिव बात थी, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी।
आप देखें कि आधे घंटे का या घंटे का इंटरव्यू हो, जिस स्पीड से अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कम और बेश 1 मिनट के अंदर 600 वर्ड्स बोल रहा हूँ। इस स्पीड के अंदर 600 वर्ड्स पर मिनट जो है मैं बोल रहा हूँ। तो जो बंदा आधा घंटा बोलेगा या पौना घंटा बोलेगा तो एक थीसिस उसने लिख दिया होगा, ऐसे नहीं है। और फिर उसको हमने ट्रांसक्राइब किया, उससे जो है हम थीम्स ले लें। और फिर जो रिसर्चर है वो उसका नॉलेजेबल होना जरूरी है कि जिस फिनोमेना को वो पढ़ना चाह रहा है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके पास है या नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि राइट एंड रॉन्ग को कम से कम थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएट करने के काबिल हो, लेकिन अपनी इंट्यूशन नहीं डालनी उसमें कि भाई ये जो कह रहा है मुझे लगता है कि नहीं ये गलत कह रहा है। इसका मतलब या तो आपने राइट पर्सन नहीं उठाया तभी आपको लगता है कि ये इसका रिस्पांस जो है वो सही नहीं है। अगर आपने राइट पर्सन लिया है तो इसका मतलब है फिर आपको अपनी इंट्यूशन उसमें अपनी जजमेंट जो है वो डालने की जरूरत नहीं है। आप अपना इन्फ्लुएंस उसके अंदर इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ये सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है। वहां पे आप जजमेंटल नहीं हो सकते। जिस तरीके से आपने देखा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद अभी आपने शुरू भी नहीं किया, शायद रिसर्च जब एमफिल के अंदर तो की हुई है ना, तो स्टूडेंट्स का या कैंडिडेट्स का ये फोकस होता है कि भाई मेरे जो हाइपोथेसिस थे उनको हर हाल में क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होता है। यही होता है ना फोकस। हालांकि कभी भी सुपरवाइजर उनको ये बात क्यों नहीं बताता कि अगर सारे भी रिजेक्ट हो जाएं तो इसका मतलब है जगह है। हाँ, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है। क्यों नहीं करते ऐसा? इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको बाद में जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई कैसे करना पड़ता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर रिसर्चेस हुई हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आपने वो सब पोजीशन बनाई है लिटरेचर की बेस के ऊपर, और अब वो सब पोजीशन क्या होगी, रिजेक्ट होगी। इसका मतलब है कि बाकी दुनिया के रिसर्चर्स ने जो कहा है वो गलत कहा है और आप एक बिल्कुल नई चीज बता रहे हो। इस डर से उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। मैं ये कहूं कि सपोज करें अगर मैंने 10 स्टडीज ली और सारी की सारी जो स्टडीज थी वो डेवलप्ड नेशंस की थी, ठीक है, लेकिन मैंने जब किया तो मैंने उन लिटरेचर के 10 पेपर की बेसिस के ऊपर सपोजिशन या जो हाइपोथेसिस है वो डेवलप कर दिए। लेकिन जब मैंने अपना डाटा लिया अपने हाथ से अपने कंट्री के अंदर बैठकर, तो वो सारे के सारे हाइपोथेसिस क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब मुझे ये जस्टिफिकेशन एक्चुअल में देनी है कि मुमकिन है कि मैंने जिन लोगों से रिस्पांस लिया है वो वेल एजुकेटेड ना हो, पॉसिबिलिटी है कि वो लोग उस तरह से प्रैक्टिशनर ना हो, पॉसिबिलिटी है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो डिसऑनेस्टी करते हैं रिस्पांस को फिल करने के लिए। ऐसा ही नहीं है सर, टाइम भी चेंज हो सकता है, टाइम का हो सकता है, उस इंडिविजुअल की मसरूफियत का हो सकता है कि इसका रिवार्ड कुछ ना हो, जबकि बाकी दुनिया के अंदर क्या होता है कि वो फेल करेगा तो आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। अब ये वो चीजें हैं जो मुझे क्या करनी है, वो इनकॉर्पोरेट करनी है एक तरीका। लेकिन अगर सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएं तो फिर क्या मतलब है, फिर हम ये कहते हैं कि हाँ जो हम बात कर रहे हैं इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, वो 10 स्टडीज भी सपोर्ट कर रही, तो फिर मेरी तो कहानी और स्टोरी और एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो खत्म हो गई। मुझे वो नहीं करनी पड़ेगी। उस एक्स्ट्रा एफर्ट को ना करने के चक्कर में वो सारे जो है वो उसको क्या कर रहे होते हैं, वो कह रहे थे कि नहीं इनको एक्सेप्ट होना जरूरी है, जो सब पोजीशन है वैसी की वैसी होनी चाहिए। तो रिसर्च एक्चुअल अगर सही रिसर्च है, सिस्टमैटिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, जैसे मतलब है कि उसकी जो भी फाइंडिंग्स है, अगर आपने प्रोसेस प्रोसीजर्स 100% सही किए हैं तो फिर जो भी फाइंडिंग है उसको आप एक्सेप्ट करें और उसके बारे में बताएं कि ऐसी फाइंडिंग्स क्यों हैं। और वो बहुत अच्छी स्टडी होती है, अच्छी स्टडी होती है। हाँ ये नहीं है कि पीएचडी के हवाले से पीएचडी कंप्लीशन के हवाले से ये क्वेश्चन पता नहीं, ये बात जो है वो आप लोगों को फेवर करती है या नहीं करती, कि पाकिस्तान में पीएचडी के स्टूडेंट 6 साल के बाद पीएचडी करता है या 8 साल के बाद या 10 साल के बाद पीएचडी करता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस किए, इसको स्टडी करना चाह रहे थे कि ये क्यों होता है। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया और मैंने बीएस के बच्चों को दे दिया कि फिल कर दो, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? एक्चुअल द रिस्पोंडेंट कौन था? पीएचडी स्टूडेंट के कैंडिडेट से ना, लेकिन मैंने फिल किससे करवाया है, मास्टर से या अंडरग्रेजुएट से, तो रिस्पॉन्स जो है वो सही नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई
रेस्पॉन्स जो भी है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन सही होनी चाहिए, आपका सैंपल सही होना चाहिए, आपका जो पर्सन जो आपने जो मेथड यूज किए हैं, डाटा कलेक्शन के मेथड वो सही किए हैं, टूल एप्रोप्रिएट आपने यूज किया है, सैंपल साइज है वो सही किया है, रिसर्च अप्रोच जो आपने की है वो आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करती है या नहीं करती। और आप ये देखेंगे अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन क्या ये स्पेसिफिक हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो मैंने कहा नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये बताएगा कि इसके ऊपर कौन सा रिसर्च डिजाइन अप्लाई होगा। जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जनरली लिखते हैं, आप लोगों ने तो आर्टिकल्स भी पढ़ रखे हैं, तो उसके अंदर पहले हम ये लिखते हैं कि रिसर्च अप्रोच है क्या, ठीक है, और फिर मैं क्वालिटेटिव क्यों यूज कर रहा हूं। अभी मैंने जो अपने थीसिस की पीएचडी के वो रिसर्च मेथोडोलॉजी को मैंने आपको बताया कि क्यों मैं यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मुझे बाकी दो मेथोडोलॉजीज को भी क्या करना है, डिस्कस करना, मुझे बताना है कि वो मेरे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड नहीं और मेरा उससे पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ओके, हम यहां पहुंचे थे पोस्ट मॉडर्निज्म, एक्सपेरिमेंटल एंड न्यू एथनोग्राफी, नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग, पर्सनल रिफ्लेक्शन और रिसर्च रोल डिफाइन। यहां पर ये बात थी कि एथनोग्राफीज तो ट्रेडिशनल के अंदर भी यूज होती थी, और एथनोग्राफीज क्या थी कि मैं उस ग्रुप का, उस जो ऑब्जर्वेटरी ग्रुप का जब हिस्सा बन जाऊं, एक वर्ड यूज होता है एक्शन रिसर्च, आप लोगों ने भी नाम सुना, एक्शन रिसर्च। तो वो भी इसी तरीके से होती है कि मैं एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो जाऊं और मुझे सारी की सारी कंपनी के डिपार्टमेंट्स का मेरे पास ये कंट्रोल हो कि मैं किसी डिपार्टमेंट को किसी भी जगह पे किसी टाइम पे भी विजिट कर सकता हूं, उनसे डाटा ले सकता हूं, उनसे रियल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकता हूं, फिर मैं उसके ऊपर स्टडी करता हूं। तो एथनोग्राफी तो ट्रेडिशनल के अंदर भी थी, लेकिन यहां पर क्या है, पोस्ट मॉडर्न के अंदर क्या आ रही है, न्यू एथनोग्राफी। लेकिन डिफरेंस क्या है, नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग। पहले मैं खुद इन्वॉल्व होता था, मैं आपको अपने साथ बिठा के पूरी की पूरी हिस्ट्री ले रहा हूं। अब जब आपसे हिस्ट्री ले रहा हूं, जिसका मतलब है कि मेरी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन शामिल नहीं है, सिर्फ उसी इंडिविजुअल की जिससे रिस्पांस ले रहा हूं, जो स्टोरी मुझे बता रहा है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये इस ट्रेडिशनल से क्या हो गया है, अब ये मॉडर्नाइज फॉर्म है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर जो है वो रिसर्चर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। अब रिसर्चर भी अपना नॉलेज जो है वो क्या करता है, जजमेंटल सा हो सकता है कि भाई ये जो बात कर रहा है, मुझे किसी और ने तो कोई और बात बताई थी, मैंने पढ़ा कुछ और बात, ऐसा ही नहीं है। तो वो क्रिटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्रिटिकल इंक्वायरी जो होती है, तो वो भी इसी तरीके से है कि एक्चुअल में अब इसके अंदर मैंने स्टोरी आपसे सुनी है और उसके बाद फिर मैं साथ में अपनी बात उसे बताता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, किसी और ने भी कुछ कहा इसके बारे में, लेकिन वो आपके साथ बात मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। और रिसर्च रोल डिफाइन, इसके अंदर रिसर्चर को ये पता होता है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन लिमिटेड हद तक कर सकता हूं, बायसनेस नहीं यूज कर सकता। कि चूंकि जिस केस के ऊपर मैं इसकी बहुत ही आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ की, कि मैं आप में से सियासत के साथ तो किसी का लिंक नहीं है ना, मेरा भी नहीं है, लेकिन एग्जांपल तो देनी पड़ेगी ना। तो एग्जांपल के हवाले से मैं जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट बनाने के फेलियर के ऊपर स्टडी करता हूं, ठीक है, और मेरा ताल्लुक जो है वो किसी और पार्टी से, उनके अपोजिशन से है, अपोनेंट से, ऐसा कि नहीं है। अब मैं उन्हीं के किसी जो है वो जो आई मीन मेंबर है पार्टी का, उससे मैं इंटरव्यू करता हूं। उसके अंदर इंटरव्यू करते हुए फिर मैं अपनी वो जो मेरी एक्चुअल में एसोसिएशन है उसके अपोनेंट के साथ, तो जब वो कोई बात करता है तो मैं साथ में उसको क्या करता हूँ कि नहीं ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन उनकी तो अपनी फिलॉसफी है, मेरी अपनी फिलॉसफी। अब यहाँ पर मुझे अपने आप को क्या करना है, मुझे उसका सिर्फ रेस्पॉन्स लेना है। यहाँ पर मैं अपने इंट्यूशन या अपना जो सोच है या कॉन्टेक्स्ट है वो उसके साथ में अलाइन, या उसको जैसे वो कहते हैं ना कि हम उसको जबरदस्ती थोप नहीं सकता। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना है, रिसर्चर का जो रोल है वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस इंडिविजुअल से स्टोरी सुनी, ठीक है, अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन आप दे सकते हैं, यानी आपके पास जो अपना नॉलेज है उसके हवाले से, जैसे हमने कहा कि जब इंटरव्यू करते हैं तो या फोकस ग्रुप करते हैं तो उसके अंदर हम
क्या करते हैं, कोई ना कोई डायरेक्शन देते हैं और फिर उसी के ऊपर बात शुरू हो जाती है। फिर दरमियान में मॉडरेटर ने कोई और फ्रेज दिया, उसके ऊपर फिर सबने जो है वो डिबेट करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं अपना रिसर्चर के रोल को ना बोलूं कि मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हूँ। मेरी सोच कुछ भी हो, मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो कुछ भी हो, मेरी सपोर्ट किसी और के साथ हो, लेकिन इस वक्त मैं जिस स्टोरी से टेलर से ये चीज ले रहा हूं, मुझे उसी को नरेट करना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी 1985 से 2000 तक। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट एज नॉलेज इज को-कंस्ट्रक्टेड। ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग हैं, जैसे हमने कहा कि इस सिचुएशन के अंदर तो रिसर्चर के रोल तो हमने डिफाइन कर दिया है कि उसी के अंदर, बाउंड्री के अंदर रहेगा, ठीक है, वो अपनी बायसेस यूज नहीं करेगा, ठीक है, अपना जो है वो अपनी पावर या इन्फ्लुएंस यूज नहीं करेगा, वो दूसरे को क्वेश्चंस के अंदर कंट्रोल नहीं करेगा। समटाइम ऐसे भी होता है ना, आपने देखा नहीं है कि टीवी के ऊपर जब वो डिबेट हो रही होती है, तो अगर मुझे किसी एंकर को वो बात अच्छी नहीं लग रही होती ना, तो वो एक और क्वेश्चन पुट कर देता उसकी बात कंप्लीट होने से पहले, ताकि ये उस तरफ ना जाए और इसको जो है वो वहीं से उसको जो है वो किसी और डायरेक्शन में डाल देता है, एक और क्वेश्चन के अंदर डाल देता है, उसकी बात पूरी नहीं होने से, वरना प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जी एग्जैक्टली। अब ये तो मैं फिर नहीं कर सकता। सर उन्होंने तो भी क्रिएट करना होता है, हाँ। रेटिंग में देखिए अब तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकता। So is co-constructed instead of passive gathering। तो पैसिव क्या होता है, एक्टिव और पैसिव? यानी पैसिव रहे आप उसमें, जैसे अभी भी बात हुई है, अपनी तरफ से उसको एक्टिवली ना उसको दे डायरेक्शन। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि इस टाइम के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर अब ये बात आना शुरू हो गई है कि एक तो वो है जो बिल्कुल लर्नर है, जो सीखना चाहता है, लेकिन एक एक्सपर्ट भी है। तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी बात भी दरमियान में करेगा, और हो सकता है कि वो बात, वो फीलिंग, ऑब्जर्वेशन भी उस इंटरव्यूई से या उस रेस्पोंडेंट की आने वाली बातों से, जब मैं अपना एक्सपीरियंस साथ में शेयर करूंगा, तो हो सकता है कि उसको भी ये बात समझ आए, और हो सकता है कि वो जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, उसकी ऑब्जर्वेशन सही नहीं थी, और वो आपके साथ एग्री कर जाए, क्योंकि आप भी उसके एक्सपर्ट हैं, जिस तरह कहते हैं नहीं शायद है, या आप भी उसके ऑब्जर्वर थे। तो इसीलिए इस वाले सिचुएशन से अब हम निकल है कि नहीं, जब भी कोई चीज आप बनाते हैं, तो उसके लिए जो है वो, या कोई नया जो है वो डायमेंशन जो है वो आप डेवलप करते हैं, जो थ्योरी की हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर सिर्फ अकेले रेस्पोंडेंट का रिस्पांस इनफ नहीं है, बल्कि क्या है, पार्टिसिपेंट के साथ में रिसर्चर को भी इंगेज होना पड़ेगा, तभी आप कोई नई डायमेंशन जो है वो क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। और आखिर पे आता है द फ्यूचर और रिसेंट इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी, अभी बात कर रही थी। अब ये देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च पहले कहाँ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में यूज होती थी, तो अब क्या हो गई है, अब हर जगह के ऊपर वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज हो रही है। उसके बाद अब डेटा को एनालाइज करने के लिए पहले आपको मे भी आपने नाम सुना, थीमेटिक एनालिसिस हम करते हैं आमतौर के ऊपर, और उसको हम मैनुअल करते हैं कि मैंने वो पहले इंटरव्यू लिए, फिर उसके बाद सबको ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसक्राइब करने के बाद उसमें से थीम निकाले, फिर उसके टेबल्स बनाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, क्या वो उससे उसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, उससे हम इन रिस्पॉन्सेज को जल्दी से जल्दी भी और शायद एक्यूरेटली भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी तक भी ये मानना है, मेरे प्रोफेसर भी ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो इंटरव्यूईज का रिस्पांस होता है, जो हमने ट्रांसक्राइब करके रखा होता है, उसको सिर्फ वही इंटरव्यूअर ही उसमें से थीम निकाल सकता है मैनुअली सही तरह से। जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मैन मेड है, उसको बताएंगे कि इस तरह की अगर फ्रेज आएगी तो उसको आपने हाईलाइट कर देना है, जो उसको आपने इस पैराग्राफ में से पिक करना है। तो वो क्या है, ह्यूमन डायरेक्टेड है, उसने कोई भी वर्ड, जैसे आपने उसको गाइडलाइन दी है कि ये वर्ड है जनरलाइजेबिलिटी का है, तो आपने उसको क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है।
तो आमतौर के ऊपर जब हम किसी की बात सुनते हैं तो उसने हो सकता है कि गैर जरूरी तौर के ऊपर भी बहुत दफा द वर्ड जनरलाइजेबिलिटी यूज किया हो। ऐसे ही है ना? तो वो तो कहेगा कि ये वर्ड की तो बहुत रेपिटेशन है, इसका मतलब है ये तो बड़ा जबरदस्त जो है वो बात इसने की है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर को मौजूद जरूर है, यूज भी हो रहे हैं, लेकिन उतने जो है वो ऑथेंटिक या वैलिड नहीं है इस सेंस में कि रियल पिक्चर आपको दे रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। क्वांटिटेटिव के अंदर तो आपने देखा है कि रिलेशन, कोरिलेशन, आर्क, गार्ड सब मॉडल जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं क्योंकि सारे के सारे वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। सर ऐसे कितने इंटरव्यू ऑलमोस्ट होते होंगे अगर एक स्टडी करनी है? जी, इट डिपेंड्स